what I have taught you, you have studied the process of glycolysis, you have studied about Krebs cycle. ठीक है, तो उसमें से जो ग्लाइकोलिसिस था वो कैसा प्रोसेस था, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसको बताता है, और जो क्रेब्स साइकिल है वो किसका पार्ट है, एरोबिक रेस्पिरेशन का है। ठीक है, अब दोनों में इतना सा डिफरेंस था कि मैंने आपको बताया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो भी हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं उनका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है और इसलिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर आपको ग्लाइकोलिसिस याद आ रहा है तो आपको ये भी पता है कि उसमें हमारे पास कितने एटीपीज आए थे, 2 एटीपीज आए थे और साथ में एक NADH मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हुआ था। ठीक है बेटे, पर क्रेब्स साइकिल में हमने ये स्टडी किया था कि क्रेब्स साइकिल जो है उसके अंदर हमारे पास कितने एटीपीज आ गए थे ओवरऑल एरोबिक रेस्पिरेशन के मिलाकर। तो आपको याद है कि हमें 36 एटीपीज वहां पर मिले थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई ओवरऑल गेन कितना है एटीपीज का पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस का, तो आप याद रखेंगे कि ओवरऑल गेन जो है वो हमारा 38 एटीपीज का है। ठीक है बेटे, अब एक ही चीज की बार बार बात की जा रही है, एटीपी मॉलिक्यूल की। तो ये एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे बनते हैं, उसका जवाब हमें कौन देती है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस देती है। ठीक है, वेदर इट टेल्स अस द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस in case of a chloroplast or whether it happens in case of mitochondria. ठीक है, always chemi osmotic hypothesis gave us the answer regarding this. What is this electron transport chain here? तो कहते हैं कि when you study the Krebs cycle, ठीक है, जब आप Krebs cycle जो है उसको स्टडी करते हैं तो आपके सामने 3 एनर्जी रिच मॉलिक्यूल वहां पे बनते हैं। एक आपके पास NADH2 बनता है, एक आपके पास FADH2 बनता है और एक आपके पास क्या बनता है, GTP बनता है। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जो है ये काफी कॉम्प्लेक्स है और इन्होंने क्या की हुई है, जो एनर्जी है वो अपने बॉन्ड्स के अंदर स्टोर की हुई है। अब देखिए प्लांट जो है उसने अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करनी है। ठीक है, बेशक हम ये कहते हैं कि भाई प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक बार उन्होंने फूड बना लिया तो उनका सारा काम हो गया। ठीक है बेटे, फूड तो लीफ के अंदर बन रहा है, बाकी ऑर्गन्स जो है उन्होंने भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करनी है। तो इसलिए वो कहता है कि जो एनर्जी इन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर है, जब प्लांट को जरूरत पड़ती है वो एनर्जी को क्या करवाना पड़ता है, रिलीज करवाना पड़ता है, ताकि अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, तो अब कहता है कि ये जो NADH2 या फिर DH2 जो क्रेब्स साइकिल के दौरान बने हैं, अब प्लांट ने इनको यूज करना है, तो प्लांट जो है इसका क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। और आपको पता है कि जब भी किन्हीं मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है और अगर वो ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रेब्स साइकिल में से और NADH और FADH जो आए हैं ना, इन्होंने क्या करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनका क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। ठीक है, और इस दौरान इनमें प्रेजेंट जो प्रोटॉन्स हैं वो इसमें से अलग हो जाएंगे। तो आपको बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल में से जब प्रोटॉन अलग होते हैं, H+ आयन अलग होते हैं, तो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन भी उसमें से रिलीज होते हैं। तो ये पूरी कहानी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, कि जो प्रोटॉन्स रिलीज हुए हैं NADH में से, FADH में से, और उनके साथ जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनका क्या हुआ। ठीक है बेटे, तो एक चीज याद रखेंगे, देखिए प्रोटॉन्स जो हैं, जो H+ आयन है, उसके बारे में आप ये याद रखेंगे कि वो H+ आयन लास्ट में किसके पास पहुंचते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास पहुंचते हैं, और वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उन H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेता है और उनसे रिएक्शन करके लास्ट में क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो अगर आपको रेस्पिरेशन की इक्वेशन याद आ रही है तो आपको ये भी अच्छे से याद होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल भी वहां पे फॉर्म होते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक्चुअली कैसे बना है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो प्रोटॉन ट्रांसफर होके ऑक्सीजन के पास आए हैं उससे ये वाटर मॉलिक्यूल बना है। ओके बेटे, अब कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं प्रोटॉन्स की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बारी बारी क्या करते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास पहुंचते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में भी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास पहुंचे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाने वाले और उनके आगे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं
वो यहाँ पे 5 कॉम्प्लेक्सेस का पार्ट है। ठीक है, ये 5 कॉम्प्लेक्सेस क्या है, ये 5 कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, जो भी उनका कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उस तक उसको पहुंच जाते हैं। ओके बेटे, अब ध्यान से सुनेंगे सही बच्चे। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 हमारा यहाँ पे क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है। ठीक है, तो NADH डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम क्या करता है, देखो उसका नाम ही बता रहा है कि वो क्या करने वाला है। ठीक है, तो उसका नाम ये बता रहे हैं कि वो NADH डिहाइड्रोजिनेस है, तो इसका मतलब इसने प्रोटॉन्स जो है उनका यहाँ पे रिमूवल करना है। तो जब प्रोटॉन्स NADH में से वो रिमूव करेगा तो नेचुरली उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी तो निकलेंगे। ठीक है, प्रोटॉन्स तो आगे चलेंगे ऑक्सीजन की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं उसे इस NADH डिहाइड्रोजिनेस जो है, ठीक है, उसने उसे एक मॉलिक्यूल के पास पहुंचाया है, और उस मॉलिक्यूल का नाम है यूबिक्विनोन। दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज यूबिक्विनोन। तो पहली बार इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किसने किया है, कॉम्प्लेक्स 1 ने ट्रांसफर किया है, जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है बेटे, अब NADH वाला तो हो गया। अब वो कहता है उसी के साथ FADH2 भी बना था। और वो FADH2 कब बना था, क्रब साइकिल में। तो सभी बच्चों को याद आ रहा होगा जब सक्सिनिक एसिड से मालिक एसिड बनी थी, जो एक 4 कार्बन कंपाउंड था, उस दौरान FADH बना था। तो अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो कहते हैं कि देयर इज अनदर कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स 2। और इस कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर भी एक एंजाइम होता है, और उसका यहाँ पे क्या नेम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके बेटे, अब ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस का एक ही काम है कि वो FADH2 में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको भी किसके पास भेज देता है, यूबिक्विनोन के पास भेज देता है। अब याद रखिए, मैंने अभी आपको बोला कि NADH2 डिहाइड्रोजिनेस जो कॉम्प्लेक्स 1 है, वो NADH में से इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के पास भेजता है, और दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स 2 जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है, वो FADH में से इलेक्ट्रॉन्स भी यूबिक्विनोन के पास भेजता है। इसका मतलब यूबिक्विनोन 2 जगह से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, एक NADH में से, एक FADH में से। और इतने सारे इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास आके ऐड हो जाएंगे तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने के बाद जो यूबिक्विनोन है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है बेटे, अब वो कहता है कि वो रिडक्शन में नहीं रहना चाहता ज्यादा टाइम के लिए, तो वो क्या करता है, अपना ये जो इलेक्ट्रॉन्स का बर्डन है वो किसी और को देना चाहता है। ठीक, तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करने के लिए ये जो यूबिक्विनोन है वो अपने इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर कर देता है एक अनदर मॉलिक्यूल को, एंड दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज साइटोक्रोम सी। ठीक है बेटे, साइटोक्रोम सी। पर याद रखिए साइटोक्रोम सी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 नहीं है। कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो यहाँ पे साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है, जो यूबिक्विनोन में से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो तीसरा चीज जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 वो साइटोक्रोम BC1 है। ठीक, 3 कॉम्प्लेक्स हो गए। अब उसने बस बीच में आपको साइटोक्रोम सी का स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि वो एक स्मॉल प्रोटीन है, और कहाँ पे प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो है उसकी आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है, और वो एक मोबाइल कैरियर की तरह काम करता है। वो कॉम्प्लेक्स 3 के पास जो इलेक्ट्रॉन पहुंचे होते हैं उसको भी फिर आगे ट्रांसफर कर देता है कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स सी जो है वो हमारा क्या था, वो आपको मैंने अभी बताया साइटोक्रोम सी था, और साइटोक्रोम सी जो है उससे वो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 के पास पहुंच जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स 4 हमारा यहाँ पे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे टर्म यूज कर रही हूँ ऑक्सीडेज, इसका मतलब मैं एंजाइम का नेम ले रही हूँ, बिकॉज एज जो है वो एंजाइम के अंदर सफिक्स होता है। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स 4 हमारा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है, और ये इसके भी आगे उसका स्ट्रक्चर उसने समझाया हुआ है कि उसके अंदर साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर होते हैं, जहाँ पे कॉपर आयंस आके अटैच होते हैं, और ये कॉपर आयन को फैक्टर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो साइटोक्रोम 4 साइटोक्रोम सी जो कि कॉम्प्लेक्स 4 है उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब वो कहते हैं कि कुछ टाइम ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट कॉम्प्लेक्स को दे देता है, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स 5। और कॉम्प्लेक्स 5 यहाँ कुछ और नहीं है बल्कि एटीपी सिंथेज एंजाइम है। ठीक है बेटे, नाम से ही पता लग रहा है अगर वो एटीपी सिंथेज एंजाइम है तो उसका एक ही काम है एटीपी की सिंथेसिस करना। तो देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ना, वैसे वैसे प्रोटॉन भी ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अब वो कहते हैं कि जो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ चल रहे थे वो तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है जिसको हम क्रिस्टा कहते हैं। ठीक है,
उसके अंदर की तरफ आके इकट्ठा हो जाते हैं। तो सारे के सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर आके इकट्ठा हो जाते हैं और एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बना लेते हैं। ठीक। और कहते हैं कि अगर हम एटीपी सिंथेस जो कॉम्प्लेक्स 5 है उसकी बात करें तो एटीपी सिंथेस जो है उसका स्ट्रक्चर देखो इस तरीके का है। ठीक है, इस तरीके का है उसका स्ट्रक्चर। ये रही माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन और ये रहा एटीपी सिंथेस एंजाइम। ठीक है, उसी तरीके का होता है जैसे कि हम अपनी पगड़ी के अंदर पिन लगाते हैं ना छोटे से। ठीक है, पगड़ी के अंदर पिन लगाए जाते हैं पगड़ी को अच्छे से बांधने के लिए। तो छोटे छोटे जो पिन होते हैं उस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। दो कंपोनेंट है इसके। F0 जो इसका पीस है वो किसके अंदर इम्बेडेड है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इम्बेडेड है। और F1 वाला जो पार्ट है इसका वो बाहर की तरफ है, इनर मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ। ओके बेटे। अब वो कहता है कि एटीपी सिंथेस एंजाइम जो है ये F0 F1 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। बस इतना सा डिफरेंस है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में कि क्लोरोप्लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जब एटीपी सिंथेस एंजाइम के पास प्रोटॉन्स आते हैं, ठीक है, सारे प्रोटॉन यहाँ इकट्ठा हो रखे हैं ना, अब वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो उनके पास एक ही रास्ता है, उन्होंने इस प्रोटीन की हेल्प से बाहर जाना है। ठीक है, एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, आपको बताया था। एटीपी सिंथेस एक प्रोटीन है। ठीक है, यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेमी परमीएबल नेचर है मेम्ब्रेन का। चाहे वो सेल की कोई भी मेम्ब्रेन हो हमेशा सेमी परमीएबल होती है। तो इसलिए आयोनिक सब्सटेंस को बिल्कुल पसंद नहीं करती, बिकॉज आपने फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और वो ये कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट लिपिड बाइलेयर से मिलके बने हुए हैं, तो इसलिए कभी भी आयंस को वो लाइक नहीं करेगी, तो उसने निकलने ही नहीं देना। अब सिर्फ एक ही तरीका है कि इस प्रोटीन में से वो प्रोटॉन्स बाहर जा सकते हैं। पर क्या यहाँ पे एग्रीमेंट होता है कि एटीपी सिंथेस एंजाइम कहता है कि मैं दो प्रोटॉन्स जो हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दूंगा, पर बदले में उन्हें मुझे कुछ एनर्जी देनी होगी। तो इस तरीके से उसमें वो एक एक प्रोटॉन लेके जाता था ना, यहाँ पे वो दो प्रोटॉन एक साथ लेके जाता है। तो ये दो प्रोटॉन F0 पीस के अंदर एंटर हो जाते हैं और कुछ एनर्जी यहाँ डोनेट करते हैं, और उससे एटीपी सिंथेस एंजाइम का एक्टिवेशन होता है, वो दोनों प्रोटॉन्स को बाहर फेंक देता है। ठीक है बेटे, और एक एटीपी बना लेता है इस तरीके से। फिर उसके बाद फिर अगले दो प्रोटॉन उसने लेके जाने हैं F0 के अंदर, फिर वो एनर्जी देंगे, फिर एक और एटीपी बन जाएगा। ऐसे करके तब तक प्रोटॉन जाते रहेंगे जबकि इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की है उसके अंदर की तरफ और उसके बाहर की तरफ प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से वो कहता है कि इस तरह से प्रोटॉन्स जो हैं वो जाते रहते हैं और हमें क्या मिलते रहते हैं? एटीपी मिलते रहते हैं। अब ये प्रोटॉन्स जो गए हैं तो लास्ट में ये किसके कांटेक्ट में आते हैं? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। फॉस्फोराइलेशन वर्ड हम यूज करते हैं सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। तो देखिए आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल यानी एटीपी बन रहा है, और किसकी प्रेजेंस में किस वजह से ये रिएक्शन हो रही है? तो कहते हैं कि पूरी रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन की वजह से कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। वहां पे हमने वर्ड यूज किया था फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि सारा जो एटीपी की सिंथेसिस थी उसमें लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स जो है उनका इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक, लाइट रिएक्शंस जो है लाइट उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, इसलिए हमने उसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा था। यहाँ पे ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ओके बेटा, इस तरीके से एटीपीज जो है वो बन जाते हैं। mechanism is again explained by the chemiosmotic hypothesis. Now it is clear to all? Yes speaker, now it is clear? Yes ma'am. यस मैम। देखो बेटा, इसको याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर हमने पांचों कॉम्प्लेक्सेस के नाम याद कर लिए हैं तो बस हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। देखो फिर से बताती हूँ, कॉम्प्लेक्स 1 कौन सा है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, मुझे ऐसे ही देखो रट गए फटाफट। कॉम्प्लेक्स 2 कौन सा है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है। कॉम्प्लेक्स 3 कौन सा है? साइटोक्रोम C है। एंड कॉम्प्लेक्स 4 कौन सा है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है। एंड कॉम्प्लेक्स 5 कौन सा है? एटीपी सिंथेस है। बस इतनी सी बात है। पांचों कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उसको हमने याद कर लेना है और बारी बारी उनके पास इलेक्ट्रॉन पहुंचने हैं, और लास्ट में कॉम्प्लेक्स 5 के पास पहुंचने हैं, उसने एटीपी बनाने हैं। और जो प्रोटॉन्स हैं
वो प्रोटॉन ग्रेडियंट की हेल्प से बाहर जाते जाएंगे और ऑक्सीजन उनको एक्सेप्ट करता जाएगा और ऑक्सीजन के साथ मिलके वो क्या बनाते जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाते जाएंगे। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन के दौरान बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलते हैं। ओके बेटे, नो प्रॉब्लम इज देयर। देखो यहाँ पे मैंने उसका जवाब दिया है कि व्हाई इट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव phosphorylation because in photophosphorylation it is a light energy that is utilized for the production of proton gradient required for phosphorylation, but in respiration it is the energy of the oxidation reduction utilized for the same process, and it is for this reason the process is called oxidative phosphorylation. Okay, अब हम आगे पहुंच गए हैं। ठीक है बेटे, अगला टॉपिक है हमारा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। अब देखो पूरे चैप्टर में मैं आपको बारी बारी ये बताती आ रही हूँ कि भाई सबसे पहले सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस हुआ, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा कि कुछ सेल्स जो है इनके अंदर फर्मेंटेशन भी होता है, ठीक है, फिर सारे सेल्स जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाते हैं और सभी सेल्स में क्रब साइकिल भी चलता है, और फिर मैं आपको कहती हूँ कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होती है, और इस तरीके से एटीपीज जो है जो तो सेल के अंदर लगने हैं वो लग जाते हैं और बाद में और सिंथेसाइज हो जाते हैं। ठीक है, पूरी कहानी में आपको ऐसे बता रही हूँ। तो सभी बच्चों को ऐसे लग रहा होगा कि भाई जब ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होनी है ना, उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू होनी है, ठीक है, और जब एरोबिक रेस्पिरेशन चल रही है उसके बाद क्रब साइकिल चल रहा है, उसके बाद और क्रब साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, ऐसे सबके माइंड में आ रहा है कि बारी बारी चल रही है सारी चीजें, ठीक है, पर वो कहते हैं कि लिविंग सिस्टम के अंदर कोई भी जो प्रोसेस है एक के कंप्लीट होने के बाद दूसरा नहीं चलता, ठीक है बेटा, सभी प्रोसेस एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली होते हैं, एक ही टाइम पे सब कुछ एक साथ हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस भी चल रहा है, क्रब साइकिल भी चल रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी चल रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी चल रही है, बस इतना सा फर्क है कि किसी एक प्रोसेस के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स जो सबस्ट्रेट है ना वो किसी दूसरे प्रोसेस के अंदर प्रोडक्ट है, ठीक है, और किसी दूसरे प्रोडक्ट जो प्रोसेस है उसके अंदर बनने वाले प्रोडक्ट किसी तीसरे प्रोसेस के सबस्ट्रेट है। इस तरह से कहते हैं कि अलग अलग प्रोसेसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है उनका लेन देन होता रहता है, ठीक। तो मैं आपको बड़े आराम से कह देती हूँ कि भाई मुझे लास्ट में रेस्पिरेशन के ना 38 एटीपीज मिले, तो कहते हैं कि वी कैन नॉट कैलकुलेट हाउ मच एटीपीज दे आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज देयर आर सो मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दैट आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, ठीक है, इतने सारे प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, तो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि 38 एटीपीज मेरे हमेशा बरकरार रहेंगे, ठीक है, बनते तो बेशक 38 एटीपीज है, पर कई बार किसी प्रोसेस के अंदर उन एटीपीज की जरूरत पड़ जाती है तो वहां पे वो यूज हो जाते हैं, ठीक है, किसी दूसरे प्रोसेस में फिर से बन जाते हैं, फिर किसी तीसरे प्रोसेस में यूज हो रहे हैं, फिर किसी चौथे में फिर से बन रहे हैं, तो इस तरह से कहते हैं कि एटीपी की जो एक आपने प्रॉपर नंबर दिया है, परफेक्ट नंबर दिया है, वो कभी भी हमेशा बना नहीं रहता, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, देखो फर्स्ट लाइन में, दिस काइंड ऑफ परसेप्शंस आर नॉट रियली वैलिड इन अ लिविंग सिस्टम that all pathways they work simultaneously and do not take place after one another, ठीक है, कहते हैं कि 100% ये चीज कभी भी करेक्ट नहीं हो सकती कि किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर सारे के सारे प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैनर में चलते होंगे, ठीक है, सभी लिविंग सिस्टम्स जो है उनके अंदर सारे प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली होते हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं कि सबस्टेट्स जो हैं वो इन पाथवेज के अंदर एंटर होते हैं कई बार, और कई बार किसी दूसरे पाथ में जो है उसमें से उनका रिमूवल हो जाता है, फिर किसी तरीके से किसी और पाथवे के अंदर वो फिर से एज अ सबस्टेट एंटर होते हैं, फिर प्रोडक्ट बन जाती हैं, तो ये सारा का सारा जो काम है वो चलता रहता है, और जहां पर भी एटीपी की जरूरत होती है तो वो एटीपी यूज कर लिए जाते हैं, ठीक, और फिर से जब उनकी जरूरत है कि बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर करनी है तो फिर से ये एटीपीज बन जाते हैं, तो इस तरह से एटीपीज के लेन देन का प्रोसेस जो है वो भी चलता रहता है, और कई सारे स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं, और हर एक जो स्टेप है वो एक एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन है, ओके बेटे। तो इस तरह से वो कहते हैं कि हम जो है कभी भी एक एग्जैक्ट न्यूमरल नहीं दे सकते कि भाई 38 एटीपीज जो है वो हमारे पास बन गए हैं, क्योंकि ये 38 एटीपीज बनते जरूर है पर हमेशा उनका नंबर कांस्टेंट नहीं रह पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं एटीपीज यूज हो जाती हैं और कहीं पे नए एटीपीज जो है वो फॉर्म होते रहते हैं, ओके बेटे। अब देखो इसके अलावा एक और टॉपिक छोटा सा दिया हुआ है, एंड दैट इज द एम्फीबॉलिक पाथवे। कहते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो एक एम्फीबॉलिक पाथवे है,
एम्फीबॉलिक पाथवे का मतलब क्या है कि रेस्पिरेशन को हम ये तो जरूर कहते हैं कि वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है। पर अभी अभी मैंने आपको बोला कि रेस्पिरेशन के दौरान कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सबस्ट्रेट हैं और उन मॉलिक्यूल्स की वजह से फिर लास्ट में क्या बन रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं, और वो प्रोडक्ट रेस्पिरेशन के ही किसी दूसरे प्रोसेस के अंदर क्या है, सबस्ट्रेट, ठीक है बेटे। फिर कुछ प्रोडक्ट बनते हैं वो किसी दूसरे प्रोसेस के अंदर फिर सबस्ट्रेट होते हैं। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हो 100% कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जबकि उसके अंदर एनाबॉलिक रिएक्शंस भी साथ साथ चल रही है, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि रेस्पिरेशन को एक ट्रू कैटाबॉलिक प्रोसेस कहना यहाँ पे ठीक नहीं होगा। रेस्पिरेशन जो है उसका डुअल नेचर है और उसके अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो भी है, पर उसके साथ साथ कुछ एनाबॉलिक रिएक्शंस भी चलती हैं जिससे कुछ नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते रहते हैं, ठीक है। अब देखो पोस्टुलेट नंबर 1 के अंदर हमने लिखा है कि जब भी रेस्पिरेशन जो है उसके अंदर कोई सबस्ट्रेट एंटर करने हैं तो रेस्पिरेशन में जो सबसे ज्यादा सबस्ट्रेट एंटर करता है वो ग्लूकोज, ठीक है। वैसे तो कई तरह के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, पर सबसे फेवर टाइप का जो सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन के लिए वो ग्लूकोज होता है, और कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। ग्लूकोज को हम कहेंगे कि मोनोसेक्राइड है, पर अगर उसके अलावा कोई भी और कार्बोहाइड्रेट्स है, चाहे वो सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, तो उन सबको सबसे पहले किस में कन्वर्ट होना होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होगा, और उसके बाद ग्लूकोज ही रेस्पिरेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है बेटे। यानी कहने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट की जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं कि वो डाइसेक्राइड है, ट्राइसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है, उनको सबसे पहले अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आना पड़ता है, ग्लूकोज में आना पड़ता है, और उसके बाद वो रेस्पिरेशन में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रेस्पिरेशन जो है उसमें ऑक्सीजन की डिमांड होती है, तो अगर सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल की फॉर्म में वो नहीं आएंगे तो इतनी सारी ऑक्सीजन अफोर्ड करना सेल के लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक बेटे। अब वो कहते हैं कि इसके अलावा दूसरे जो सबस्ट्रेट हैं उनका भी रेस्पिरेशन होता है, पर पहले स्टेप में हमेशा कौन एंटर करता है, ग्लूकोज ही एंटर करता है। वो सारे जो हैं वो कई स्टेप्स में से पास होके पहले ग्लूकोज में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं और फिर ही वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने फैट्स के बारे में आपको बताया है कि अगर फैट्स जो है उनका रेस्पिरेशन होना है तो फैट्स जो है उनको भी सबसे पहले अपने सिंपलेस्ट फॉर्म्स में आना होगा, और उनके सिंपलेस्ट फॉर्म्स क्या हैं, सभी बच्चों को मालूम है कि फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक होते हैं। तो कहते हैं कि कोई भी फैट इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एज इट इज रेस्पिरेशन में नहीं जा सकता, ठीक है बेटे। तो इसलिए फैट्स जो है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आएंगे, ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड्स में, और ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं वो एंटर करेंगे रेस्पिरेशन। तो कहते हैं कि अगर फैटी एसिड्स जो है वो रेस्पिरेशन में जाती हैं तो फैटी एसिड भी अभी भी काफी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में जाने के लिए उनको और ज्यादा डिग्रेड होना पड़ता है, और डिग्रेड होके वो एसिटाइल को ए की फॉर्म ले लेती हैं, तब वो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करती है। और अगर ग्लिसरॉल जो है उसको एंटर होना होता है रेस्पिरेटरी पाथवे में, तो अभी भी ग्लिसरॉल काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो इसलिए वो कहता है कि वो पीजीएल का रूप ले लेता है, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म है उसका रूप लेता है, और उसके बाद वो रेस्पिरेशन में एंटर करता है। इसी तरीके से कहते हैं अगर आप प्रोटीन्स की बात करेंगे तो प्रोटीन्स के लिए सेल के पास खास तरह के एंजाइम है जिनको प्रोटीएसिस कहते हैं, और ये एंजाइम जितने भी कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रोटीन है उनको उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो अमाइनो एसिड्स होती हैं, और किस तरीके की अमाइनो एसिड्स हैं उस हिसाब से वो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करती हैं, चाहे वो क्रब साइकिल के अंदर एंटर करें या फिर किसी और सब पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करें, ठीक है बेटे। ये चीज कितने बच्चों को समझ आ गई है? यस बेटे, ये चीज कितने बच्चों को पता लग गई है? स्पीक अप, स्पीक अप। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, बोलो, ईमानदारी से बोलेंगे कितने बच्चों को ये चीज पता लगी है? मैम लास्ट पॉइंट समझा दो। देखो बेटे मैंने आपको ओवरऑल, देखो एक चीज मेरी याद रखो, मैंने आपको ये बोला है कि किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्टेट ने जब रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करना है ना तो वो कभी भी अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रेस्पिरेशन के लिए नहीं जा सकता, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है, और वो ऑक्सीजन इतनी ज्यादा नहीं है कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है उनका ब्रेक डाउन कर सके। तो अगर वो कहता है कि कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट तो तरह तरह के हैं,
ठीक है, कोई डाइसेक्राइड है, कोई ट्राइसेक्राइड है, कोई पॉलीसेक्राइड है, चाहे जो मर्जी कार्बोहाइड्रेट हो, सबसे पहले उसको अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आना होगा। और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है? ग्लूकोज है। ठीक है, और मैंने देखो फर्स्ट लाइन में लिखा है कि रेस्पिरेशन का सबसे पसंदीदा सबस्ट्रेट कौन सा है? ग्लूकोज है। क्योंकि ग्लूकोज का जब रेस्पिरेशन होता है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो कंज्यूम होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट के ऐसे कंपोनेंट है जिनका 100% ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर, और वो बॉडी में ज्यादा स्टोर नहीं होते। जबकि अगर हम फैट्स लेते हैं या हम प्रोटीन्स लेते हैं तो उनका 100% ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्स नेचर होता है और वो बॉडी में कुछ ना कुछ फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल कंडीशंस हो सकती है। ठीक है बेटे, अब मैंने आपको ये बताया कि अगर मेरे पास कार्बोहाइड्रेट की जगह पे फैट होते, तो देखो फैट्स जो है उसको हम आपको 10th क्लास से पढ़ाते आ रहे हैं कि फैट्स की सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, पर कहते हैं कि इतनी भी सिंपल नहीं है। ठीक है, तो अगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में वो ब्रेक भी हो गया फैट, तो उसके बाद भी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को भी और सिंपलेस्ट फॉर्म में आना होगा। तो अगर फैटी एसिड्स ने रेस्पिरेशन के लिए जाना है, ब्रेकडाउन के लिए जाना है, तो उनको क्या बनना होगा? एसिटाइल को एक ही फॉर्म लेनी होगी, और अगर ग्लिसरॉल ने जाना है तो उसको पीजीएल बनना होगा। ठीक है, पीजीएल का मतलब यहाँ पे फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड है। ठीक बेटे, तो इस तरह से वो इस फॉर्म्स में एंटर होंगे। अब किसी भी जगह वो एंटर हो सकते हैं। ठीक है, क्रब साइकिल में एंटर हो जाएंगे और उनका एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, बिकॉज वहां पे प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक, अब कहते हैं कि प्रोटीन्स, देखो प्रोटीन्स आपकी बॉडी में कैसे जा रहे हैं? आप हर रोज दाल खा रहे हो, आप हर रोज कोई ना कोई जो है लेग्यूम्स ले रहे हो अपनी डाइट के अंदर, तो उसमें प्रोटीन्स है। ठीक है, पर अकेली दालें खा के हम जिंदा नहीं रह सकते ना। तो कहते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नेचर रखते हैं, पर बॉडी ने उसका इंतजाम किया हुआ है। उसके पास क्या प्रेजेंट है? खास तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट है जिन्हें प्रोटीएसेस कहते हैं, और इनका काम होता है प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करना, और ये प्रोटीन्स को ब्रेक करके उनकी सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर ये अमाइनो एसिड, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर, किस तरह का उनका स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से ये अमाइनो एसिड्स जो है वो फिर एंटर करती हैं पाथवे में। ओके बेटे, तो इसलिए वो कहते हैं कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान हम ये देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सबस्टेट्स जो है वो एंटर करते हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है, तो हम सीधे सीधे कह देते हैं कि भाई रेस्पिरेशन क्या है? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, मैंने ये कहा कि बॉडी के अंदर फैट्स गए, फैट्स का ब्रेकडाउन हुआ, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बन गए, एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का भी ब्रेकडाउन हुआ और एसिटाइल को ए और पीजीएल बन गया। ठीक है बेटे, ये तो मैं कह रही हूँ कैटाबॉलिज्म हो रहा है। सभी बच्चे एग्री करते हैं ना, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, यहाँ पर सभी चीजें ब्रेक ब्रेक हो रही हैं। ठीक, पर अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले ये कहा था कि रेस्पिरेशन के अंदर सारे के सारे जो स्टेप है वो एक साथ नहीं चल रहे, कई कई सारे एक के पीछे एक प्रोसेस नहीं चल रहा, सारे प्रोसेस इकट्ठे चल रहे हैं। ठीक है, मान लो ये ग्लाइकोलिसिस चल रही है, ग्लाइकोलिसिस में मान लो पायरुवेट बन गया। अब पायरुवेट वहां पे प्रोडक्ट था, अब एकदम से पायरुवेट की आगे जरूरत पड़ गई है, कहाँ पर? क्रब साइकिल के अंदर पड़ गई है या एरोबिक रेस्पिरेशन में पड़ गई है। तो जहां पायरुवेट जो है वो ग्लाइकोलिसिस का क्या था? प्रोडक्ट था, वहां क्रब साइकिल या एरोबिक रेस्पिरेशन में वो क्या है? एक रिएक्टेंट है। ठीक है, तो कहते हैं कि क्या बनने वाला पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस के पास ही पड़ा रहा? ऐसे थोड़ी हुआ, वो वहां से चला गया और फिर क्रब साइकिल में जाके यूज होने लग गया। ठीक है, क्रब साइकिल में हम कहते हैं कि लास्ट में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गई, तो क्या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनी रही है? ऐसे थोड़ी हुआ है, वो भी तो कहीं चलेगी आगे, कहीं और जाके यूज होगी, है ना। तो हम ये कहते हैं कि रेस्पिरेशन जो है उसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस तो हमें नजर आते हैं कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होके क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज जो होती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो क्या ये हमेशा एटीपी उस एनर्जी को पकड़ के रखते हैं? ऐसा नहीं होता। ये एटीपी जो है, ठीक है, बॉडी के अंदर और भी तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक, तो कहते हैं कि उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में नए मॉलिक्यूल्स बनने भी हैं, तो ये एटीपी में जो एनर्जी रखी हुई है ये हमेशा के लिए नहीं रखी हुई, जब वो नए मॉलिक्यूल बनने हैं उसके अंदर ये एटीपी से एनर्जी लेके उनको बनाया जाएगा। तो अगर मैं कहती हूँ कि फैट्स जो है उनको फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होना है, तो कहते हैं कि उस केस में तो चलो फैट्स का ब्रेकडाउन हो गया, बॉडी को एनर्जी की जरूरत थी। अब कहते हैं कि बॉडी की एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि बॉडी को अब एनर्जी जो है वो स्टोर करनी है। ठीक है,
तो उस केस में फैट्स का ब्रेकडाउन होके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो है वो तो बन गए थे, पर मैं चाहती, बॉडी चाहती है कि फिर से उसको फैट्स मिले, फैट्स की फॉर्म में उसने एनर्जी स्टोर करनी है, तो वही फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो फिर से ज्वाइन होकर फैट्स भी बना देंगे। ठीक है बेटे, तो उसी तरीके से कहता है कि जैसे कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल बनते हैं, उसी तरीके से सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स भी बॉडी के अंदर ज्वाइन होकर फिर से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते रहते हैं। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है कि सिंपलेस्ट जो है उससे कॉम्प्लेक्स बनते हैं, देन कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट बनते हैं, जैसे बॉडी की डिमांड है उस हिसाब से होता रहता है। जब कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन होकर सिंपलेस्ट बनते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और जब सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो कहते हैं कि आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि रेस्पिरेशन एक ट्रू कैटाबॉलिक रिएक्शन है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ फैट्स, प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन ही नहीं होता, जब जरूरत पड़ती है तो फिर से इनके जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्वाइन होकर फिर से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो इसीलिए रेस्पिरेशन डुअल नेचर रखता है, वो कैटाबॉलिक भी है और वो एनाबॉलिक भी है, इसलिए हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर एम्फीबॉलिक पाथवे। So we can easily said that respiration is neither catabolic nor anabolic, but it is an amphibolic pathway. It has dual nature. Some of the reactions they are catabolic in nature, whereas some of the reactions they are anabolic in nature, depending upon the demand of the situation that occurs in the cell. Okay, बेटे, अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, justify the statement that respiratory pathway is a amphibolic pathway. ठीक है, तो उसमें आपने अलग अलग एग्जांपल दे के समझाना है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज बनते हैं, और अगर फिर से बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, ठीक है, कोई बच्चा मुझे समझा सकता है बॉडी के अंदर फिर से मैक्रोमोलिक्यूल की जरूरत बेटे कब पड़ेगी? मैंने आपको ये तो कह दिया, मैंने आपको ये बोला कि मैक्रोमोलिक्यूल्स आपके फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एस्पिरेशन में उनका ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी मिलती है बॉडी को। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि वही मैक्रोमोलिक्यूल बॉडी के अंदर फिर से बन जाए, तो बताइए कि बॉडी में कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जिसकी वजह से फिर से मैक्रोमोलिक्यूल्स की जरूरत है? वही कार्बोहाइड्रेट हमें फिर से चाहिए, वही प्रोटीन चाहिए, अमाइनो एसिड नहीं चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ग्लूकोज नहीं चाहिए। बताओ बॉडी के अंदर ऐसा क्या होगा, क्या बनाना है बॉडी ने ऐसा जिसके लिए फिर से मैक्रोमोलिक्यूल की जरूरत है? हाँ जी, एनी आइडिया? ओके बेटे, ध्यान से सुनो, जब मैंने तुम्हें बायोमोलिक्यूल चैप्टर करवाया था ना, तब मैंने तुम्हें ये बताया था कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर आपके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, आपकी बॉडी के, आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो इनसे बने हुए हैं। ठीक है, और उनको बनाने वाले मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स नेचर रखते हैं, उनका वेट 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब बॉडी के अंदर जब जरूरत पड़ती है उस समय ये मैक्रोमोलिक्यूल ब्रेक होके एनर्जी देती है, पर जब बॉडी के अंदर नए नए कंपोनेंट बनने हैं, नए नए सेल बनने हैं, नए नए टिश्यूज बनने हैं, नए नए ऑर्गन्स बनने हैं, या फिर कोई पुराने सेल्स जो हैं जो खराब हो गए हैं उनको रिप्लेस करना है, तो फिर से ये मैक्रोमोलिक्यूल बनने हैं, तो उस समय कौन सी रिएक्शन होगी? एनाबॉलिक रिएक्शन होगी। ठीक, और जब बॉडी के अंदर एनर्जी की डिमांड है उस समय इन्होंने ब्रेक होकर एनर्जी देनी है, पर जब बॉडी में कुछ नई चीजें बननी है उस समय इन्होंने ज्वाइन करके सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में ज्वाइन करके बिगर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसीलिए रेस्पिरेशन एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया? अब मैं पेज नंबर 235 पर हूँ और इसको आज ही पढ़ेंगे आप। अगले लेक्चर के अंदर मैं फिर से इस टॉपिक को दोहरा लूंगी और एक छोटा सा टॉपिक है रेस्पिरेटरी कोशेंट वाला। ठीक है, उसमें बस आपको ये बताया फैट प्रोटीन्स इनका डाइजेशन कैसे होता है, कितनी वैल्यू आती है, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ग्रोथ हार्मोन वाला चैप्टर करेंगे, फिर आपकी प्लांट वाला सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।